हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में एक नया टॉपिक करेंगे जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी। तो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका रिजर्व रेशियो क्या होता है, पॉलिसी रेट्स क्या हैं, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, एसडीएफ क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अभी आया है अप्रैल 2022 में। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अभी इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ये सारी बातें, मतलब थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा फ्रेंड्स। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद ना मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके प्रमोशन एग्जाम में पूछा जाए और आपसे मिस हो जाए। मैंने कोशिश यही की है सारी चीज़ों को कवर करने की। तो रिजर्व रेशियो की अगर बात करें तो फ्रेंड देखिए, सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व रेशियो कहते हैं, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व रेशियो कहते हैं। हम इसे ज़्यादातर ने बैंक की तैयारी की है तो ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, पर अभी करंटली क्या वैल्यू है वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंटली सीआरआर 4.5% है और एसएलआर 18% है। ये जो 4.5% है किसका है, जो बैंक का एनडीटीएल है। एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती है। और ये 4.5% कब से है, 21 मई 2022 से। और एसएलआर 18% कब से है, 11 अप्रैल 2020 से। ओके, तो सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व रेशियो कहते हैं, जिनकी वैल्यू सीआरआर है 4.5% करंटली, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और एसएलआर है आपका 18% इन केस दे आस्क। ओके, पॉलिसी रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 8 दिसंबर 2022। पॉलिसी रेट्स ये हैं जो नीचे दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये आपके पॉलिसी रेट्स कहलाते हैं। और 5 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है जो कि इन रेट्स को डिसाइड करती है, उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद में 8 दिसंबर 2022 से इफेक्टिव जो है ये रेट्स आए हुए हैं, जिसमें रेपो रेट 6.25 है, बैंक रेट 6.50 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है 6.50 है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ 6% है, और फिक्स्ड रेपो रिवर्स रेपो रेट, या इसे ही ये आपका रेपो रेट है और ये रिवर्स रेपो रेट है। ओके, रिवर्स रेपो रेट है, तो रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अगर बात करें सब स्टाफ से क्लर्क के लिए या क्लर्क से स्केल 1 से 2, यहाँ तक इनके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कभी कभार क्वेश्चन इनमें से उठ जाते हैं। ओके, तो रेपो रेट अभी क्या है, 6.25% है, बैंक रेट 6.50 है, एमएसएफ कितना है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.50 है, एसडीएफ कितना है 6%, और रिवर्स रेपो क्या है 3.35। ये क्या चीज़ हैं, इनके बारे में भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपसे करंट रेट के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक जगह मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दी हैं, लिस्ट आउट करी हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है फ्रेंड्स, दैट इज डिक्लेयर्ड आर अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको डिक्लेयर या अनाउंस किया जाता है किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये जो एक एक लाइनें लिखी हुई फ्रेंड्स, ये एक एक क्वेश्चन है अपने आप में। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन जो है डिसाइड डिक्लेयर या अनाउंस करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसे 3-4 ऑप्शन देंगे और आपसे पूछेंगे। तो ध्यान करके जाइएगा कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिक्लेयर कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बाई मंथली होती है, यानी हर 2 महीने में एक बार डिक्लेयर की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में एक बार डिक्लेयर की जाती है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जाती है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वह कितने समय बाद अनाउंस की जाती है। तो हमें क्या याद रखना होगा कि हर 2 महीने बाद अनाउंस की जाती है। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहला टारगेट होता है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को कंट्रोल करना, और दूसरा ग्रोथ, ओके, यानी तरक्की, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के 2 एम होते हैं, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करना, और देश में ग्रोथ को बढ़ावा देना, मेंटेन करना। ये सारे काम मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, इन्फ्लेशन, अब इनमें जो भी टर्म्स हमें पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे इन्फ्लेशन टर्म आया है, एनडीटीएल, अभी देखिए हमने यहाँ पर एनडीटीएल की भी बात की, तो हम एनडीटीएल के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे अब ये सारे जितने भी रेट्स मैंने आपको बताए, इन सब के बारे में भी हम यहाँ पर चलते हुए आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो की बात करें तो मैंने आपको बताया कि सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व रेशियो कहा जाता है। और ये कौन डिसाइड करता है सीआरआर और एसएलआर की वैल्यू,
RBI डिसाइड करता है। ओके, तो CRR और SLR को रिजर्व रेशियो कहते हैं। आपसे जैसे जो स्केल 4 to 5 है तो वहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं ये कि इनमें से कौन सा रिजर्व रेशियो है। पहला CRR दे दिया, दूसरा आपको जो है बैंक रेट दे दिया, तीसरा आपको जो है SLR दे दिया, और चौथा आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दे दिया। अब आपसे पूछेंगे 1 and 2, है ना, फिर उसके बाद में 2 and 3, 1 and 3 और 1 and 4। जो स्केल 3 यानी स्केल 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 जो एग्ज़ाम्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादातर ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे। डायरेक्ट आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल मिलता है, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत मुश्किल मिलते हैं कि आपसे सीधे पूछे कि क्या CRR जो है एक रिजर्व रेशियो है, ऐसा नहीं पूछते। वो स्केल 1 से 2, 2 से 3 यहाँ तक पूछा जाता है। लेकिन जो आपके बड़े स्केल होते हैं वहाँ पर जो है क्वेश्चन ऐसे घुमा के आते हैं। तो अब देखिए रिजर्व रेशियो कौन कौन सा है, तो पहला CRR आपका रिजर्व रेशियो, SLR आपका, तो पहला और तीसरा जो भी ऑप्शन हो यानी C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोगों ने CAIB में हमारे साथ भरोसा दिखाया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, CAIB में आपने भरोसा दिखाया हुआ है, ऐसे ही GIB सॉरी इसमें प्रमोशन एग्ज़ाम में भी यदि आप भरोसा दिखाते हैं तो उम्मीद करिए कि जो है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट में पहली रैंक वगैरह भी हासिल की हुई है, ऐसा नहीं है, फर्स्ट रैंक जो है प्रमोशन एग्ज़ाम में मिल चुकी है स्टूडेंट्स को। ओके, तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपके कंट्रोल के बाहर जाएगा। सिर्फ आपके जो बैंक के इंटरनल सर्कुलर होते हैं फ्रेंड्स वो आपको खुद रेफ़र करने पड़ेंगे, और प्लस जो बैंक के प्रोडक्ट होते हैं, बैंक के प्रोडक्ट मतलब कि जो है जैसे क्रेडिट कार्ड स्कीम, डेबिट कार्ड स्कीम जो हो गई है ना, KCC कैसी चलती है, इंटरनल जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको फ्रेंड्स खुद ही देखने पड़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स की। पॉलिसी रेट्स, ठीक है, तो रिजर्व रेशियो होता है और पॉलिसी रेट्स होते हैं। रिजर्व रेशियो मैंने आपको बता दिया कि CRR और SLR रिजर्व रेशियो होते हैं। पॉलिसी रेट में मैंने आपको बताया ना कई सारे पॉलिसी रेट होते हैं, जैसे रेपो रेट है ना, उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, SDF, ये सारे आपके क्या हैं, पॉलिसी रेट्स होते हैं। तो पॉलिसी रेट्स कौन डिसाइड किया जाता है, कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा कि पॉलिसी रेट्स आर डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है, रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है फ्रेंड, तो रिजर्व रेशियो डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा। और पॉलिसी रेट अगर आपसे पूछा जाएगा, पॉलिसी रेट कौन डिसाइड करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसमें 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ये RBI के 3 मेंबर होते हैं, गवर्नर वगैरह, और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर अपनी तरफ से भेजती है ताकि 6 लोग मिल करके डिसीजन लें। पहले जो है सिर्फ गवर्नर को ही पावर होती थी ये पॉलिसी रेट्स डिसाइड करने की, ये सारे रेट्स डिसाइड करने की पावर गवर्नर को सीधे होती है। गवर्नर कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी गवर्नर है। वर्तमान में ये भी सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं, है ना, श्री शक्तिकांत दास हैं। ये जो है आपका सब स्टाफ से क्लर्क वगैरह में पूछा सकता है। श्री शक्तिकांत दास इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के तहत हुआ था, तो हिल्टन यंग कमीशन की जो है रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कौन सा है, तो 1934 RBI एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर लिखे नहीं है बट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको कौन कौन सी नई चीज़ें बताई। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास जी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन से जो है मतलब कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना था। और RBI का एक्ट कौन सा है, तो RBI एक्ट जो है 1934 है। ओके, तो ये पूछा जा सकता है, मतलब जो है जो अपना स्केल 1 से 2 तक होप करिए, उससे नीचे वही होप करिए, उससे ऊपर नहीं पूछा जाता है जल्दी से, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो पॉलिसी रेट्स होते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करती है। इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है। और फॉलोइंग्स आर कॉल्ड पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF और SDF। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 5 जो है आपके पॉलिसी रेट्स कहलाते हैं। अभी वर्तमान में वैल्यू कितनी है रेपो रेट की, मैंने आपको बताया था, मैं याद करूं अगर, मेरे ख्याल से एक बार अभी चेक कर लेंगे, रेपो रेट कितना है, याद कीजिए 6.25%। ये मतलब रिवीजन करना ही आपको आगे ले जाता है। तो रेपो रेट 6.25% है
आई थिंक रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, अभी हम कंफर्म कर लेंगे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। बैंक रेट आई थिंक जो है 6.5% है, एमएसएफ भी 6.5% है और एसडीएम आपका 6% है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं। मैंने रेपो रेट 6.25%, यहाँ देख लीजिए, देखिए रेपो रेट 6.25%, बैंक रेट और एमएसएफ 6.5 है, एसडीएफ 6 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बैंक रेट और एमएसएफ 6.5 है। ठीक है, और एसडीएफ आपका 6% है। अब बचा जो है रिवर्स रेपो रेट, ये भी एक बार देख लीजिए, 3.35 है। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली रिकॉल किया है, कोई गलती नहीं हुई हमसे। ठीक है, ये ऐसे जब आप करते हो फ्रेंड ना, तभी आपको एक्चुअल में वो चीज़ दिमाग में चढ़ती है। लगे हाँ तो सीआरआर और एसएलआर की भी बात कर लेता हूँ। सीआरआर वर्तमान में 4.5% है और एसएलआर वर्तमान में 18% है। ये किसका? एनडीटीएल का, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का। अभी हम इस पर भी बात करेंगे एनडीटीएल क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब चूंकि चर्चा हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो थोड़ा सा डिस्कशन मॉनेटरी पॉलिसी पर भी कर देना, कमेटी पर कर देना आवश्यक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है वो हर 2 महीने में होती है, बाई मंथली, है ना। याद कीजिए हमने बात की थी कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये भी बाई मंथली अनाउंस होती है। ध्यान दीजिए ये चीज़, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर्ड बाई मंथली, अनाउंस्ड बाई मंथली, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो हर 2 महीने में डिक्लेयर होती है। इसका मतलब ये होना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बैठती है हर 2 महीने मीटिंग करने, तो ही मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर होती है। ओके, तो वही बात है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाए चाहे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कहा जाए, दोनों ही हर 2 महीने पर होती है, बाई मंथली, यानी बाई मंथली हर 2 महीने पर इनकी मीटिंग होती है। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 5 से 7 दिसंबर 2022 के बीच में हुई थी। ये मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ 25 दिसंबर 2022 में, तब का मैं डेटा आपको दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपसे पूछ लें, पर ध्यान रखिए लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 5 से 7 दिसंबर 2022 में हुई थी। अभी हमने बात की थी ना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। पहला बात की थी हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और दूसरा ग्रोथ को, है ना, ग्रोथ, देश में तरक्की हो और महंगाई कंट्रोल में रहे। तो इसीलिए यहाँ इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। तो आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन विथ अ टारगेट बेस्ड ऑन सीपीआई एज 4 ± 2%, दैट इज 2% से 6% 1 अप्रैल 2021 से। मैंने ये बात आपको पढ़ दी, समझिए इस चीज़ को। आरबीआई का काम होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करना। महंगाई को कंट्रोल कर रखा है या नहीं कर रखा है, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो उसी के लिए सीपीआई को मेजर किया जाता है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। सीपीआई की वैल्यू अगर 2% से लेकर के 6% के बीच में है तो ये माना जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई को कंट्रोल करके रखा हुआ है। यदि सीपीआई की वैल्यू 7% हो जाती है, इसका मतलब महंगाई जो है आरबीआई के कंट्रोल से बाहर है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, यहाँ जो लिखा है 2% से 6%, क्या लिखा है कि इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो टारगेट लिया है कि सीपीआई हम 4% मेंटेन करेंगे और ±2% और पकड़ के चलिए। मतलब कहने का 4% मैं मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, 2% ज़्यादा यानी कि 4 2 6%, या 2% कम, 4 में से 2 घटाए 2%, इसके बीच में यानी 2% से 6% के बीच में कहीं ना कहीं महंगाई रहेगी। और ये टारगेट कब से लिया गया है? 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। सीपीआई क्या होता है उसके बारे में भी, अब देखिए टर्म यहाँ पर सीपीआई आया है तो सीपीआई पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसीलिए तो फ्रेंड्स जो है थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि जो भी टर्म्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर अप मिलेंगे आपको। ओके, तो देखिए आरबीआई डज नॉट डिसाइड द इन्फ्लेशन रेट। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि क्या आरबीआई इन्फ्लेशन रेट को डिसाइड करता है? जैसे पॉलिसी रेट को तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है ना, रिजर्व रेशियो भी डिसाइड करता है। तो क्या इन्फ्लेशन रेट भी जो है आरबीआई डिसाइड करता है? नहीं, इन्फ्लेशन रेट नहीं डिसाइड करता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कितनी चल रही है वो ऑटोमेटिक जो है मार्केट डिसाइड करती है। यानी कि जो है मार्केट में कितनी महंगाई है वो तो ऑटोमेटिक डिसाइड होता है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल नहीं होता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो है इसको उद्देश्य रहता है, ना कि जो है ये डिसाइड करने का कि महंगाई का रेट कितना रहेगा।
उनकी कोशिश रहती है कि जो है 2% से लेकर के 6% के बीच में हो, लेकिन ये नहीं डिसाइड करता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि नहीं इस महीने हम महंगाई जो है 5% पर रखेंगे। नहीं, दिस इज़ नॉट डन बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिक डिसाइड होता है। पता चला कि जो है चीज़ों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, जो टमाटर जो है 20 रुपये किलो थे वो आज 100 रुपये किलो हैं, तो अब इसलिए महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस रेट को डिसाइड नहीं किया है। ओके, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन रेट क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, तो नहीं करता है। इन्फ्लेशन रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन उसके रेट को डिसाइड करने का काम नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली जो है मार्केट खुद करती है। बात हमने की किसकी, सीपीआई की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही महंगाई डिसाइड होती है। तो आइए बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिसाइड द प्राइस चेंज फॉर रिटेल कस्टमर एंड नॉट फॉर होलसेल। ठीक है, तो रिटेल कस्टमर के लिए प्राइस में क्या चेंजेज हो रहे हैं उसको डिसाइड करने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का होता है। जैसे आपने 100 रुपये किलो का कोई सेब खरीदा था एक महीने पहले, और अभी वो सेब 110 रुपये किलो चल रहा है, तो ये जो 10 रुपये की महंगाई बढ़ी हर 100 रुपये के पीछे 10% की, इसी चीज़ को ही डिसाइड करने का काम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। तो रिटेल कस्टमर के लिए करता है, होलसेल कस्टमर के लिए नहीं करता है। क्लियर हो गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल कस्टमर के लिए प्राइस चेंज को मेजर करता है, जज करता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि सीपीआई का डेटा रिलीज कौन करता है, तो एनएसओ करता है फ्रेंड्स। ओके, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ करता है सीपीआई का डेटा रिलीज। बेस ईयर सीपीआई का क्या है, 2012 है। ओके, हर चीज़ का एक बेस ईयर होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो भी इंडेक्स आप निकालोगे कभी भी ना, तो उसका एक बेस ईयर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2012 में जो महंगाई थी उसको 100 माना जाएगा। अब मान लीजिए 2012 में जो महंगाई थी वो 100 थी, अभी जो महंगाई है वो मान लीजिए 2022 में वो 250 है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, अब वो चीज़ जो है 250 रुपये की मिल रही है, यानी 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो कितना परसेंट जो है महंगाई बढ़ गई, 150% महंगाई आपकी बढ़ जाती है। ओके, तो बेस ईयर जो है 2012 है, यानी 2012 में जो महंगाई थी उसको 100 माना जाता है, और बाकी के ईयर को उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। और जो है अप्रैल 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीपीआई को जो है की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन के तौर पर अडॉप्ट किया है, यानी कि मुख्य इन्फ्लेशन को, महंगाई को मापने का जो मेन वो बनाया इन्होंने, एजेंडा बनाया, उसे सीपीआई को बना दिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। कब, 2014 में। उसके पहले डब्ल्यूपीआई जो है मेन काम करता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स से मापता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके आधार पर जो है महंगाई डिसाइड होती थी। लेकिन अब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2014 से ये माना कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसी के आधार पर ही हम महंगाई का डिसीजन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ज़्यादा बार मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, इतने भर में आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनडीटीएल की, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। देखिए एनडीटीएल आया था ना, मैंने आपको बताया था कि जो सीआरआर है वो आपका 4.5% है ऑफ किसका, एनडीटीएल का। बैंक का जो भी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है उसका 4.5%, और जो आपका एसएलआर है वो 18% है बैंक का जो भी एनडीटीएल है। तो एनडीटीएल का चर्चा हमने किया था, तो इसीलिए एनडीटीएल पर यहाँ डिस्कस करेंगे। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो बैंक की जो टोटल लायबिलिटी है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें से ये चीज़ें घटा डालिए। 6-7 आइटम हैं जिनको आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है। टोटल लायबिलिटी जो भी है, टोटल लायबिलिटी में से क्या क्या घटाना है। अब देखिए जो स्केल 3 से 4 है ना, या उससे ऊपर 4 to 5, 5 to 6, जो हमारे सर सीनियर में जो भी हैं ये लोग जो एम कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनको ये याद रख के जाना है। अगर आप जो है अप टू स्केल 2 ट्राई कर रहे हैं प्रमोट होने की, तो इसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप जो है चीफ मैनेजर बनने या उससे ऊपर के पद के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये बिल्कुल याद रख करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछेगा कि इनमें से कौन सा एनडीटीएल का पार्ट नहीं है। इनमें से ये 3 ऑप्शन उठा देगा, एक ऑप्शन कोई और रख देगा आपको कन्फ्यूज करने के लिए। ओके, तो जो हायर स्केल के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल स्केल्स के लिए अप टू स्केल 2 अगर आप प्रमोट होकर बनना चाहते हैं, अप टू स्केल 3 जाना चाहते हैं, तो वहाँ तक इतना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो टोटल लायबिलिटी कितनी है आपकी बैंक की वो देखिए, उसमें से पेड अप कैपिटल घटा दीजिए, बैंक का रिजर्व, इंटर बैंक डिपॉजिट, एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास जो पैसा जमा किया वो हटा दीजिए, लोन या रिफाइनेंस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सिडबी से, एग्जिम बैंक, नाबार्ड और एनएचबी से मिला हुआ है उसको भी घटा दीजिए। ये सब मतलब एक तरीके की लायबिलिटी है फ्रेंड। देखिए ये सारी लायबिलिटीज़ हैं, कौन सी, ये जितनी भी हैं। जो इंटर बैंक डिपॉजिट है वो भी एक तरीके की लायबिलिटी है। भाई कोई आपके पास पैसा जमा करके गया तो उसको आपको लौटाना पड़ेगा, ये लायबिलिटी है। लेकिन एनडीटीएल कैलकुलेट करते समय इन सबको हम शामिल नहीं करते हैं। मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए का जो है डिपॉजिट दूसरे बैंक की एफडी हमारे बैंक में पड़ी हुई है, तो इसको हम एनडीटीएल का पार्ट नहीं मानते, उसमें से घटा देते हैं।
ताकि बैंकों को उसी जितना एनडीटीएल होगा उसी के हिसाब से जो है सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। अब अगर ये 5,000 करोड़ रुपए एग्जीम्ड हो जाते हैं तो बैंक को थोड़ा सा राहत मिलती है फ्रेंड्स। ओके, इसी तरीके से जो लोन और फाइनेंस दूसरे सिडबी एग्जिम वगैरह से मिला हुआ है उसको इंश्योरेंस कंपनी या जो आपके गारंटी इंस्टीट्यूशन है उनके जो क्लेम अगर हैं तो उसको भी घटा दीजिए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी रिलीज़ की है उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ में जो एनआरई और एफसीएनआर है ना, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट और एफसीएनआर, इसके बारे में हम फ्रेंड्स जो है एनआरई और एफसीएनआर दोनों के बारे में डिटेल में जो है हमारा लेक्चर आएगा। ठीक है, जब हम फॉरेक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जितने भी इंक्रीमेंटल जो है एनआरई और एफसीएनआर डिपॉजिट हैं कब से 1 जुलाई 2022 से लेकर के 4/11/2022 तक के, यानी कि जो है 4 नवंबर तक का जो भी ये इंक्रीमेंटल डिपॉजिट आया हुआ है उसको भी जो है हमें एनडीटीएल में शामिल नहीं करना है। ठीक है, ये है तो लाइबिलिटी लेकिन इसको शामिल नहीं करना है। ये जो स्केल मैंने आपको बताया ना, स्केल 3 to 4 या उससे एबव के लिए प्रिपरेशन करें, डेट्स याद करके जाइए, जो है ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो एनआरई और एफसीएनआर जो डिपॉजिट है उसको भी हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इंक्रीमेंटल वाला, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है फ्रेंड जैसे मान लीजिए बैंक के पास में 100 करोड़ रुपए का एफसीएनआर डिपॉजिट है। ठीक है, और इस डेट से इस डेट के बीच में बैंक ने मान लीजिए जो है जो बैंक का डिपॉजिट हो गया वो 160 करोड़ हो गया एफसीएनआर वाला। तो इसका मतलब कितना बढ़ा, 60 करोड़ जो बढ़ा, यही जो 60 करोड़ इंक्रीमेंट हुआ है इंक्रीमेंटल वाला, ये जो 60 करोड़ है इसी को एग्जिम्ड किया गया, इसी को ही सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पर, ना कि पूरा पूरा 160 करोड़ आप घटा देंगे। नहीं, आप 160 करोड़ नहीं घटाएंगे, जो बढ़ा है 60 करोड़ अभी जो इस डेट रेंज के बीच में जो पैसा आपने एफसीएनआर एनआरई डिपॉजिट में जमा करवाया है उसको आप जो है उसमें से एनडीटीएल में से सब्सट्रैक्ट टोटल लाइबिलिटी में से घटा सकते हैं, कोई ऐतराज़ बैंक को नहीं है। एनडीटीएल ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब बात करते हैं, देखिए बैंक रेट है, बैंक रेट पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है, द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच आरबीआई चार्जेज व्हाइल लेंडिंग लोन टू डोमेस्टिक बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट। तो कितना मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करता है जब जो है लोन डोमेस्टिक बैंक्स को देता है तो उसे ही बैंक रेट कहते हैं। ओके, तो मिनिमम कितना इंटरेस्ट लेता है आरबीआई जब बैंकों को लोन देता है तो उसे ही बैंक रेट कहते हैं। और बैंक रेट कब काम आता है, जब किसी बैंक के पास में पैसे की कमी होती है, फंड की डिफिशियंसी होती है, तो आरबीआई से पैसा उधार ले लेता है अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए। और जब पैसा उधार लेगा तो किस रेट पर लेगा, बैंक रेट पर लेगा। दूसरे टर्म में कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वह इंटरेस्ट रेट जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्स को डिस्काउंट करता है, कमर्शियल बैंक के बिल्स को रीडिस्काउंट करता है। कोई 100 रुपये का बिल था, उसको बैंक ने ख़रीद लिया कि ठीक है मैं आपको 90 रुपये पे करूँगा, ठीक है, दुकानदार को 90 रुपये पे करूँगा और बिल आप मुझे दे दीजिए, और जब वक्त आएगा तो जो है मैं सामने वाली पार्टी से 100 रुपये पूरे वसूल लूँगा। ठीक है, तो 90 रुपये में बैंक ने खरीद लिया, यानी कि 10 रुपये डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, 10 रुपये का डिस्काउंट किया। अब ये जो 90 रुपये में इसको खरीदा गया 100 रुपये का बिल, इसको आरबीआई ने खरीद लिया 80 रुपये में। बोला ऐसा है कि तुम बिल मुझे दे दो, बैंक से बोला कि बिल मुझे दे दो, और जो है 80 रुपये में, और मैं जो है पार्टी से कितना वसूल लूँगा, 100 रुपये समय आने पर। क्यों, अब इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टी है मान लीजिए उसको 1 साल बाद जो है आफ्टर 1 ईयर जो है 100 रुपये मिलने हैं, उसके पास बिल पड़ा हुआ है, 1 साल बाद मिलना है। अभी उसने बैंक के पास में डिस्काउंट करवाया तो 90 रुपये तुरंत के तुरंत मिल गए, 1 साल वेट नहीं करना पड़ा। जब 1 साल बीता तो बैंक ने जा करके पार्टी से 100 रुपये ले लिए, तो बैंक को 10 रुपये का फ़ायदा हो गया एक हिसाब से, पार्टी को 90 रुपये मिले। डिस्काउंट तो हो गया लेकिन 90 रुपये तुरंत मिल गए। ओके, इसी तरीके से जब एक डिस्काउंट वाले बिल को फर्दर डिस्काउंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड री डिस्काउंट बिल। ओके, री डिस्काउंट यानी एक बार डिस्काउंट हो चुका था, 100 रुपये का बिल था, उसको 90 में बैंक ने खरीदा, और उस 90 रुपये वाले बिल को फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और डिस्काउंट लेकर के 80 रुपये में खरीद लिया, तो दैट इज री डिस्काउंट बिल। ओके, तो जिस रेट पर जो है, जिस इंटरेस्ट रेट पर री डिस्काउंट करता है आरबीआई जो है बैंकों के बिल को, उसे ही बैंक रेट कहा जाता है। ओके, अब बात करेंगे सीआरआर और एसएलआर की। हमने आपको बताया कि सीआरआर और एसएलआर क्या कहलाते हैं फ्रेंड। सीआरआर और एसएलआर दोनों को रिजर्व रेशियो कहा जाता है, और इस समय सीआरआर 4.5% चल रहा है और एसएलआर आपका 18% चल रहा है। ओके, तो इसमें जितनी भी लाइनें लिखी हुई फ्रेंड्स ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं। हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं, और पूछे भी जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्केल 2 से 3 तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे सीआरआर मेंटेन किया जाता है एज पर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42। ध्यान रखेंगे कि सीआरआर को
किस एक्ट के तहत मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि CRR इज मेंटेन्ड एज पर पहला ऑप्शन RBI एक्ट जो है सेक्शन 42, RBI एक्ट जो है सेक्शन 24, RBI एक्ट सेक्शन 48 ऐसे करके, या फिर जो है ना, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको तो कंफ्यूज होंगे। तो CRR इज मेंटेन्ड एज पर RBI एक्ट 1934 सेक्शन 42। ओके, ध्यान रखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम कोई CRR की लिमिट नहीं होती है, यानी ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है कि मैक्सिमम CRR 20% होगा, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो नो मिनिमम लिमिट एंड नो मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ CRR। ओके, अगली बात, CRR इज केप्ट एज कैश विथ RBI ओनली कैश। ध्यान देंगे कि CRR को RBI के पास सिर्फ कैश के फॉर्म में रखा जा सकता है, ठीक है। CRR को बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ध्यान रखेंगे कि CRR को RBI के पास रखा जाता है, बैंक के पास नहीं रहता है। मान लीजिए 100 रुपये अगर है बैंक का, तो उसमें से 4.5 रुपये, क्योंकि CRR 4.5% है, तो 4.5 रुपये RBI के पास में कैश के रूप में रखना पड़ेगा CRR के तहत, ठीक है। तो सिर्फ RBI के पास में कैश के रूप में ही रखा जा सकता है, गोल्ड बॉन्ड या फिर जो है गोल्ड के रूप में या कोई सिक्योरिटी, इन सब रूप में नहीं रखा जा सकता है, सिर्फ कैश के रूप में CRR को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या RBI कोई इंटरेस्ट पे करता है CRR पर बैंकों को? नहीं, RBI कोई भी इंटरेस्ट CRR पर पे नहीं करता है। जो इतना हर 100 रुपये में 4.5 रुपये जो बैंक ने RBI के पास रखा है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन पर, ध्यान रखिएगा कि RBI जो है CRR पर कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करेगा। CRR कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। CRR 4.5% NDTL का कब से? 21 मई 2022 से, और ये पहले 4% था। कितना था? 4% था। CRR इज 4.5% ऑफ NDTL विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 मई 2022। तो 21 मई 2022 से CRR 4.5% है, पहले 4% था। डेट्स याद रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हायर स्केल में हैं तो उम्मीद करिए कि जो है डेट्स ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा व्हिच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ CRR। अगर आपको CRR की कैलकुलेशन करनी है तो बैंक कौन सा स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करता है? तो ये फॉर्म ए तैयार करता है बैंक, ठीक है। और फॉर्म ए फोर्टनाइटली बेसिस पर करता है। फोर्टनाइटली फ्रिक्वेंसी भी पूछी जाती है कि CRR स्टेटमेंट जो है RBI को सबमिट किया जाता है। पहला बाई मंथली, दूसरा ऑप्शन मंथली, तीसरा ऑप्शन ईयरली और चौथा ऑप्शन फोर्टनाइटली, ठीक है। तो अगर ये 4 ऑप्शन दिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा कि जो CRR का स्टेटमेंट होता है फॉर्म ए, ये फोर्टनाइटली बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है, यानी फोर्टनाइटली मतलब फ्रेंड 2 हफ्ते या 14 दिन होता है। क्लियर हो गई बात हमारी, ठीक है। तो CRR जो है एज पर RBI एक्ट सेक्शन 42 के तहत मेंटेन किया जाता है। अब CRR को जो है मेंटेन रखना पड़ता है बैंकों को, एवरेज डेली बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन डेली एवरेज बैलेंस विद RBI ओवर अ फोर्टनाइट 14 डेज एट द रेट डिसाइडेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो रेट डिसाइड किया जाता है उसके हिसाब से डेली एवरेज बैलेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जो है किसी बैंक के पास में 1000 करोड़ रुपए हैं, तो 1000 करोड़ का 4.5% या जो भी आता है, इसकी वैल्यू 4.5 मेरे ख्याल से 45 करोड़ रुपए आएगा। तो 45 करोड़ रुपए जो है ऑन एवरेज जो है बैंक को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। मतलब कहने का, किसी दिन अगर 40 करोड़ हैं तो अगले दिन 50 करोड़ हैं, तो अगले दिन जो है 45 करोड़ है, ऐसे करके औसत जब एवरेज निकाला जाए 14 डेज का तो हमेशा 45 या 45 से एबव आना चाहिए। यही होता है एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का बात, ठीक है। और गाइडलाइन कहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, किसी पर्टिकुलर डे पे, फोर्टनाइट के यानी 14 दिन की किसी भी पर्टिकुलर डे पे ये 90% से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो 45 करोड़ रुपए हैं इसका 90% निकाल लीजिए, ठीक है। तो 45 करोड़ रुपए का 90% अगर हम मान लें 45 डिवाइडेड बाई 100 है ना, और इंटू 90, ये 40.5 करोड़ रुपए, यानी कि कभी भी एवरेज जो है, जो किसी पर्टिकुलर डे पे जो CRR का बैलेंस है वो कभी भी 40.5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए इस बैंक का, यानी कि मिनिमम इतना तो मेंटेन डेली ही करना है। और अगर नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस देयर विल बी पेनल्टी। इफ़ नॉट मेंटेन्ड देन पेनल्टी फॉर शॉर्टफॉल की पेनल्टी लगेगी, यानी लेस देन 90% अगर हो गया, 90% से कम हो गया आपका CRR की वैल्यू किसी पर्टिकुलर डे पर, किसी पर्टिकुलर दिन पे, तो आपको
बैंक रेट प्लस 3% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? बैंक रेट प्लस 3%, जितना शॉर्टफॉल हुआ है उस अमाउंट का। और अगर ये शॉर्टफॉल अगले दिन कंटिन्यू रहती है तो बैंक रेट प्लस 5%। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बैंक रेट प्लस 3%, बैंक रेट प्लस 5%। ओके। और ध्यान रखिएगा ये भी कि CRR और SLR दोनों केसेस में सेम ही पेनाल्टी लगती है। अगर CRR जो है, चाहे CRR हो चाहे SLR हो, अगर जो है आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक रेट प्लस 3% की पेनाल्टी, और अगले दिन भी अगर नहीं मेंटेन कर पा रहे तो बैंक रेट प्लस 5% की आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाती है। क्लियर हो गई बात? अगर नहीं थोड़ा सा डाउट भी होगा तो एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि लंबा वो वीडियो है मेरा ये थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन थोड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की हैं। कीप इन माइंड जो है, इंक्रीज इन CRR रिड्यूसेस लिक्विडिटी, यानी कि ऐसे समझिए, अगर आपने CRR बढ़ाया तो जो लिक्विडिटी है वो घटेगी। अगर आपने CRR घटाया या बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CRR घटाया तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। थोड़ा सा समझने की बात होती है कि ऐसा ऐसा हो कैसे रहा है। देखिए, CRR बढ़ाते हैं तो लिक्विडिटी कैसे घटती है मार्केट में। देखिए, जैसे पहले याद कीजिए जो है 21 मई 2022 है ना, 21 मई 2022 को, 21 मई 2022 से पहले 4% था, और अभी कितना हो गया है? 4.5% हो गया है। तो इस बात का क्या इफेक्ट हुआ होगा, आइए देखते हैं। 21 मई 2022 से पहले 4% था, अब 4.5% हो गया है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए बैंक के पास में 100 रुपये थे लोन देने के लिए, तो CRR उसका 4% था, पहले की बात कर रहा हूँ, 4% था। इसका मतलब कि 100 रुपये का 4%, 4 रुपये बैंक को रखना पड़ता था RBI के पास। यानी बैंक के पास कितने रुपए थे? 96 रुपये बचते थे लोन बांटने के लिए। अब क्या हुआ? अब CRR हो गया 4.5%, तो यानी कि 100 रुपये का 4.5 रुपये बैंक को RBI के पास रखना पड़ेगा कैश के रूप में। अब बचा 95.5 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि अब बैंक के पास 50 पैसे कम हो गए पहले के मुकाबले। अब ये तो मैं 100 रुपये की बात कर रहा हूँ। अब अगर सोचिए 1 लाख रुपए हों, 1 लाख करोड़ रुपए हों, तो ये इसका इफेक्ट कितना होगा। थोड़ा सा बड़ी वैल्यू अगर ले लूँ, 4% की जगह पे मान लीजिए हम CRR 10% कर दें, तो पहले बैंक के पास 96 रुपये थे, अब अगर 10% हो गया तो 10 रुपये बैंक के पास, 90 रुपये ही बचे बैंक के पास में। कितने रुपये बचे? 90 रुपये बचे। पहले 96 रुपये का लोन, 96 रुपये मार्केट में बांटता था, अब 90 रुपये ही बांट रहा है। इसका मतलब देखिए, बैंक के पास में पैसा कम हो गया। अब अगर बैंक के पास में 100 रुपये में से 90 ही रुपये बच रहे हैं, पहले 96 बचते तो पूरा 96 बांट देता था, अब 90 ही बच रहे हैं, तो वो कहाँ से लोन, कितना दे देगा लोन, आप सोचिए। तो 90 रुपये जो है बतौर लोन वो बांट देगा सबको उठा करके। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विडिटी यानी कि कैश की कमी हो गई। किसके पास? बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई। देखिए, CRR बढ़ा और बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि पहले 96 रुपये होते थे आपके पास खर्चा करने के लिए, अब 90 रुपये ही हैं, तो लिक्विडिटी कम हो गई। इसी तरीके से अगर मान लीजिए CRR घटा देते हैं, सोचिए अभी CRR 10% है, इसका मतलब हर 100 रुपये में से 10 रुपये बैंक RBI के पास चले गए, 90 रुपये बैंक के पास बच रहे हैं। अब CRR 1% हो गया, मान लीजिए घट गया, मैं घटाने की बात कर रहा हूँ। अब CRR जब 1% हो गया तो हर 100 रुपये में से 1 रुपये RBI के पास और 99 रुपये जो है बैंक के पास बचे। पहले 90 रुपये केवल बांटता था लोन के तौर पर, अब 99 रुपये बांट रहा है लोन के तौर पर। तो अब इसलिए 9 रुपये बढ़े, इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ी। इसीलिए जब CRR घटता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है। ये बात जो मैंने आपको समझाई है, ध्यान करके जाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा और गलती भी नहीं होगी। CRR जो है बढ़ता है तो लिक्विडिटी घटती है, CRR घटता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है। तो अगर हम देखें तो अभी जब RBI ने क्या किया, 4% से 4.5% किया, यानी कि CRR बढ़ाया, RBI ने CRR बढ़ाया, तो क्या किया, किस टारगेट से किया था? मतलब RBI लिक्विडिटी घटाना चाहता था कि RBI लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता था? तो फ्रेंड्स, RBI लिक्विडिटी घटाना चाहता था कि मार्केट में कम से कम पैसा हो ताकि कम से कम लोग खर्चा करें और महंगाई कंट्रोल में आए। ये इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की एक टेक्निक भी है, ठीक है। तो CRR पर हमने ढेर सारी बातें की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द SLR पर बात करेंगे। SLR मेंटेन किया जाता है एज पर सेक्शन 24 ऑफ VR एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है सेक्शन 24 में हम ये मेंटेन करते हैं। क्या? SLR। मैंने आपको बताया SLR को रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है, CRR और SLR को रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। एक बार अगर ध्यान कीजिए CRR के बारे में, तो CRR किस एक्ट के तहत मेंटेन किया जाता है? रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 के तहत,
याद कीजिए। CRR को RBI एक्ट 1934 सेक्शन 42 सब सेक्शन 41 के तहत किया जाता है। और SLR को खूब पूछा जाता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, खूब पूछा जाता है। मतलब ये आपको बार बार जो है प्रमोशन का एग्जाम अगर आपने तीसरी बार देना होगा तो तीसरी बार भी हो सकता है ये आ जाए, हम ना। जब आप क्लर्क से ऑफिसर बने तब भी मिला, ऑफिसर से स्केल 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, और ये मिलता रहा। तो SLR जो है VR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मिनिमम SLR की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कितना हो सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम SLR की लिमिट जो है 40% ऑफ NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का 40% मैक्सिमम हो सकता है। CRR की भी रिलेटिवली बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान होता है। CRR में कोई लिमिट ना मिनिमम की है ना कोई लिमिट मैक्सिमम की है, लेकिन SLR में मैक्सिमम की लिमिट है 40%। ओके, ध्यान रख करके जाइएगा। देखिए किसी ने एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि CRR चूँकि हम RBI के पास स्टोर कर, ध्यान कीजिए मैंने बताया ना CRR को सिर्फ कैश के रूप में रखा जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा जमा करवा दिया जाता है। तो CRR चूँकि RBI के पास आता है इसलिए वो RBI एक्ट के तहत जो है सेक्शन 42 में आता है। और SLR जो होता है वो बैंक के पास खुद ही रहता है, इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत होता है। एक ट्रिक है ध्यान रखने की, बाकी जैसा आपको ध्यान रहे रखना चाहिए। ठीक है, तो RBI पेज एनी इंटरेस्ट ऑन SLR, SLR पर क्या कोई इंटरेस्ट देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो हाँ देता है। CRR पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन SLR पर इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को पे करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, SLR कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। 11 अप्रैल 2020 से जो SLR की वैल्यू है 18% NDTL का है, NDTL का 18% है। SLR किसके, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा जाता है, किस फॉर्म में रखा जाता है? देखिए CRR में सिंपल था कैश, सिर्फ कैश रखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, लेकिन जो SLR होता है फ्रेंड्स वो कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, RBI के द्वारा अप्रूव्ड सिक्योरिटी के रूप में, दूसरे बैंकों के साथ कैश बैलेंस के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, RBI के साथ एक्सेस कैश के रूप में, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अमाउंट के रूप में भी रखा जा सकता है। और ये सारा जो पैसा होता है फ्रेंड्स ये RBI के पास जमा करने की जरूरत नहीं होती, बैंकों को अपने पास ही रखना होता है। जो RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटी अपने पास रखी है ना, एक्सेस कैश विद RBI के पास रहेगा, है ना, कैश बैलेंस विद अदर बैंक दूसरे बैंकों के साथ रहेगा। बस वहाँ पर दिखाना होता है कि हाँ हमारे पास इतना कैश इतना गोल्ड है। ओके, तो SLR जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में सिर्फ कैश के रूप में नहीं रखा जाता है, ये कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, अप्रूव्ड सिक्योरिटी के रूप में, अदर बैंकों के साथ बैलेंस के रूप में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो बैलेंस है उसके साथ में, बॉन्ड्स के रूप में, और SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के रूप में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पूछा जाएगा ये स्केल जो है, जो आपके 4 to 5, 5 to 6 में अगर जा रहे हैं तो ये ध्यान करके जाइए, क्योंकि आपको घुमाएगा, वो उठा करके जो है देगा इसमें से कि इनमें से जो है कौन कौन से SLR का पार्ट हैं। उसमें उसने लिखा कैश, उसके बाद में उसने लिखा गोल्ड, उसके बाद में उसने लिखा जो है एक्सेस बैलेंस विथ नाबार्ड, है ना, उसके बाद में फिर उसने लिखा जो है कैश बैलेंस विथ अदर बैंक। ओके, अब फिर आपसे पूछेगा कि 1, 2 and 3 ओनली, है ना, फिर 2 and 3 ओनली, है ना, ऐसे करके वो 4 ऑप्शन देगा। तो आप कंफ्यूज होंगे, तो मेक श्योर कि आपको ये लिस्ट थोड़ा सा दिमाग में बैठी रहे। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, और ये नया कॉन्सेप्ट है तो इसको जरूर ध्यान करके जाइए। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो SLR का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? SLR का पार्ट होती है। अब व्हिच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ SLR को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट? फॉर्म 8 तैयार किया जाता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मंथली बेसिस पर। CRR की बात करूँ अगर आपको याद हो, CRR में हम क्या करते थे? फॉर्म A तैयार करते थे। कौन सा? फॉर्म A, और ये फोर्थ नाइटली बेसिस पर, FORT नाइटली, फोर्थ नाइटली बेसिस पर इसको तैयार किया जाता था, तो फॉर्म A। ओके, लेकिन SLR के केस में फॉर्म 8 तैयार किया जाता है, 8 है ना, और ये मंथली बेसिस पर होता है, ये फोर्टनाइटली बेसिस। थोड़ा सा ध्यान रख करके जाइएगा, क्योंकि सब चीज़ें इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं वो क्वेश्चन ही है अपने। वो मेंटेनिंग डेली एवरेज बैलेंस ऑफ SLR, इफ SLR एज प्रेस्क्राइब्ड इज नॉट मेंटेन ऑन एनी डे देन पेनल्टी फॉर शॉर्टफॉल इज देयर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CRR के केस में ये बोला जाता था कि किसी भी दिन जो वैल्यू है उसका 90% से कम नहीं होना चाहिए, राइट। SLR के केस में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए जो है बैंक के पास में 100 रुपये हैं लोन देने के लिए, तो उसका 18% SLR अभी चल रहा है, तो इसका मतलब 18 रुपये डेली मेंटेन रहना चाहिए।
डेली 18 रुपये मेंटेन रहना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी दिन 18 रुपये से कम हुआ, 17 रुपये 50 पैसे, जिस दिन भी हुआ उसी दिन पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन CRR के केस में क्या था कि 90% तक अगर है तो ओके है, 90% से नीचे जाता था तब जो है शिकायत होती थी। यहाँ 100% ओके है, 90% की कोई बात ही नहीं है। तो SLR जो है अगर आप डेली बेसिस पर जितना मेंटेन होना चाहिए उतना नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो आपको बैंक रेट प्लस 3% आपको पेनल्टी लगेगी जितना भी शॉर्टफॉल हुआ है। और अगर अगले दिन भी जो है ये शॉर्टफॉल कंटिन्यू रहता है तो बैंक रेट प्लस 5% आपको शॉर्टफॉल का चार्ज लगेगा। एक दो बातें जो हायर स्केल के लोग हैं उनके लिए क्लियर कर दूं। कई बार क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे बैंक को मान लीजिए जो है 200 करोड़ रुपए मेंटेन करने थे, किसके लिए 200 करोड़ रुपए जो है चाहिए थे SLR को मेंटेन करने के लिए, 18% SLR को मेंटेन करने के लिए। लेकिन किसी पर्टिकुलर डे पे बैंक के पास SLR के रूप में सिर्फ जो है 150 करोड़ रुपए हैं। तो अब आप बताइए कि जो है कितनी पेनल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्लाई करेगा इनके ऊपर। कैलकुलेशन पूछ लेगा इसी चीज़ पे कि 200 करोड़ रुपए SLR मेंटेन करने के लिए चाहिए थे लेकिन 150 करोड़ रुपए हैं, तो अब कितना रुपए जो है पेनल्टी लगेगी। तो देखिए कितना घटत कितनी है, जितना शॉर्टफॉल है, ध्यान दीजिए अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल पर लगता है। तो शॉर्टफॉल कितने की है, 50 करोड़ रुपए की घटत हुई है। ठीक है, 50 करोड़ रुपए का कितना बैंक रेट कितना है, अभी बैंक रेट कितना है 6.5% है, उसमें 3% और जोड़िए तो 9.5%, 9.5%। लेकिन ये फ्रेंड ध्यान दीजिएगा ये ईयरली है, पूरे साल का है, आपको सिर्फ एक दिन का चाहिए, एक दिन का चाहिए तो 365 से आप इसे डिवाइड भी कर देंगे और ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ओके, एक दिन का ब्याज कितना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करिए, ठीक है, तब ये आपको कैलकुलेट करके निकलेगा। अब उसमें बोल दिया कि अगर 4 दिन तक शॉर्टफॉल कंटिन्यू रहे तो क्या होगा। तो देखिए एक दिन का तो जो है 9.5% है, लेकिन उसके बाद बाकी के जो 2 दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन होगा फ्रेंड ना, वहाँ कहानी अलग होगी। क्यों, क्योंकि अब जो है अगर नेक्स्ट डे कंटिन्यू है तो पेनल्टी बैंक रेट प्लस 5% है, तो 6.5% बैंक रेट और प्लस 5, 11.5% अब आपको पे करना पड़ेगा। तो 11.5 और 11.5, ठीक है। तो ये 3 दिन के लिए 11.5 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब घुमाने के लिए जो हायर स्केल होती है ना उनको इसी तरीके से ये लोग जो है घुमाते हैं कि अच्छा बताओ, अब ज़रा सा दिमाग लगा करके कैलकुलेट करके एक्चुअल सिचुएशन बताओगे तो यू कैन एक्सपेक्ट जो है क्वेश्चन इस तरीके के। अब देखिए मैंने पढ़ाया तो है, बातें भी बताई हैं, वहाँ आप कन्फ्यूज कहाँ होंगे कि जो बैंक रेट प्लस 3% पर एनम है, हो सकता है आप ये गलती कर जाओ कि जितना आया उसका बैंक रेट प्लस 3% यानी 9.5% कैलकुलेट कर दीजिए आप। नहीं, ये पूरे साल का है, शॉर्टफॉल एक दिन के लिए हुई तो एक दिन का निकालेंगे। दूसरी गलती, ये अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल पर ही देना पड़ता है, यानी कि 200 करोड़ रुपए SLR के लिए चाहिए था, 150 करोड़ है, तो जितना घटत हुई 50 करोड़ रुपए आप नहीं मेंटेन कर पाए तो इसी 50 करोड़ पर ही जो है पेनल्टी लगती है। तो मतलब पढ़ाया मैंने ज़रूर है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप गलती कर बैठेंगे। सेम जैसे CRR के केस में वही SLR के केस में, अगर SLR बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, अगर SLR घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। ओके, अब इसको मेरे ख्याल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एकदम सरसरी तौर पर देखते हैं। मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये हैं लोन देने के लिए और अभी जो है SLR 18% है, तो इसका मतलब 18 रुपये बैंक को RBI के पास रखना पड़ेगा। और अगर 100 रुपये में से 18 रुपये चले गए तो मेरे ख्याल से बचते हैं 82 रुपये। अब 82 रुपये हैं बैंक के पास जो है लोन को बांटने के लिए। अब SLR मान लीजिए जो है 18% से बढ़ करके 30% हो गया, तो 100 रुपये में अब 30% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा। 30 रुपये वहाँ रखा और 70 रुपये बैंक के पास बढ़े, तो SLR क्या हुआ, यहाँ पर SLR बढ़ गया, 18% से बढ़ करके 30% हो गया, SLR इंक्रीज हुआ, लेकिन बदले में जहाँ 82 रुपये खर्चा करने के लिए बैंक के पास थे अब 70 ही रुपये बचे, लिक्विडिटी घट गई। SLR बढ़ेगा लिक्विडिटी घटेगी, SLR घटेगा लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक है, दिमाग में ये रख करके चलिएगा। कि फिर मैंने आपको बताया कि CRR चूँकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होता है इसलिए RBI एक्ट के सेक्शन 42 में, और SLR आपका चूँकि बैंक में ही रहता है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 के तहत आता है। आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट, कोई डाउट मत रखिए कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब बात करेंगे LAF की, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल फॉर RBI टू मैनेज लिक्विडिटी इन मार्केट। मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए एक ये जो है टूल के तौर पर है, क्या, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, मार्केट में कितना पैसा है नहीं है उसको मैनेज करने के लिए LAF फैसिलिटी होती है।
while CRR and SLR help चेंजेज इन लिक्विडिटी पोजीशन ऑन ए मोर परमानेंट बेसिस, यानी अगर CRR और SLR की वैल्यू में चेंजेस करता है बैंक तो वो ज़्यादा लंबा इफेक्ट डालते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन का परमानेंट इफेक्ट डालते हैं लिक्विडिटी में। लेकिन अगर डे टू डे मॉनिटरिंग करनी है लिक्विडिटी की तो उस केस में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF का यूज किया जाता है। अगर बैंक ने ये सोचा है कि हमें अगले 1 महीने तक जो है मार्केट में लिक्विडिटी कम रखनी है तो वो CRR या SLR की वैल्यू बढ़ा देगा। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि आज ज़्यादा है मार्केट में लिक्विडिटी, कल कम करनी है और परसों फिर ज़्यादा करनी है, इस तरीके का अगर आपको मैनेजमेंट देखना है तो उस केस में LAF की ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेफर्स टू RBI लेंडिंग फंड टू बैंकिंग सेक्टर थ्रू फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो LAF क्या होता है? LAF का मतलब होता है कि RBI जो है बैंकों को फंड देता है, बैंकों को कैश देता है, मतलब जो है लोन देता है, और किसकी सहायता से? इन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से देता है, तो उसे ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। मतलब कहने का एक तरीके से हम बोलेंगे LAF क्या है, तो LAF कोई नई चीज़ नहीं, इन सभी चीज़ों को ही मिला करके LAF बनता है। यानी कि अगर वो रेपो में चेंजेस करे, रिवर्स रेपो में चेंजेस करे, MSF में, SDF में अगर चेंजेस करता है तो उसे ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हम कह सकते हैं। बैंकों को लोन देना ताकि जो है मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सके, तो उसे ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। अब यहाँ रेपो, रिवर्स रेपो, MSF और SDF, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर बातचीत करनी है। सिंपलेस्ट टर्म में ऐसे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एकदम सीधे सीधे एक लाइन में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या होता है? रेपो क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी हियर इज योर बैंक, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसको बेच रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, RBI को। अगर ये काम हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा गया बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उसे रेपो कहते हैं। और अगर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा गया बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। जस्ट इसी का उल्टा, ये देखिए, पहले यहाँ क्या हो रहा है? बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची है, और यहाँ पर बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक की मतलब जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा है, तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। एक एक लाइन में अगर क्वेश्चन बनेगा क्लर्क वगैरह में, स्केल 1 से 2 वगैरह में, तो सीधे सीधे यही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज रेपो ट्रांजेक्शन। नंबर 1, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई RBI टू बैंक। दूसरा, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई RBI टू, सॉरी, बैंक टू RBI। मतलब वो कन्फ्यूज करने के लिए लैंग्वेज बदलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है RBI को, तो उसे रेपो कहते हैं, और जब जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, ये नया टर्म है फ्रेंड, जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, स्टैंडिंग जो SDF है आपका, ये भी किसका पार्ट है? LAF का पार्ट है। LAF में रेपो, रिवर्स रेपो, MSF और SDF सभी हैं। चूँकि SDF नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए पहले इसको पढ़ेंगे। ओके, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस इन MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 8 अप्रैल 2022। तो 8 अप्रैल 2022 को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, डेट उतना रिलेवेंट नहीं होगी, उसमें ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, SDF में होता क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में बैंक डिपॉजिट्स कैश विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गेट इंटरेस्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट विदाउट एनी कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है? SDF में बैंक क्या करेगा? हियर इज योर बैंक, ये कैश जमा करेगा किसके पास में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, RBI के पास में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश जमा करेगा, और बदले में RBI इसको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी देगा, लेकिन बैंक को कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोलेटरल यानी कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। नॉर्मली क्या होता है, बैंक जो है जैसे कैश वहाँ रखेगा, तो बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोलता है कि आप मुझे जो है वो दे दो, क्या नाम है, सिक्योरिटी, है ना, बैंक सिक्योरिटी। रिवर्स रेपो रेट अगर बात करें, रिवर्स रेपो रेट की बात करें, तो उसमें क्या होता है, बैंक जो है RBI से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करता है और बदले में जो है कैश जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, रिवर्स रेपो रेट ही का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि कोलेट्रल की जरूरत होती है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कोलेट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से बैंकों को कैश मिल गया, क्लीन डिपॉजिट मिल गया, एक तरीके से बैंकों को क्या मिल गया, क्लीन डिपॉजिट मिल गया, और ये अनसिक्योर्ड भी होता है। अनसिक्योर्ड क्यों होगा? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रखी है। आपने बैंक ने कैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया,
लेकिन आरबीआई ने कोई जो है सिक्योरिटी नहीं दी, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कुछ दिया नहीं है, तो अनसिक्योर्ड भी हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो बहुत ही बारीक सी बात है ये, जरा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एसडीएफ के लिए, सबसे मेन यही है। एसडीएफ में क्या होता है, बैंक जो है पैसा जमा करता है, कैश जमा करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, आरबीआई बदले में इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। लेकिन बैंक को कोई सिक्योरिटी मनी जो है, मतलब जो है कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब बतौर जो है कोलेट्रल नहीं मिलती है, नहीं देनी पड़ती है आरबीआई को, ठीक है। तो कोई कोलेट्रल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पर, सीधे सीधे। तो इट इज़ कॉल्ड क्लीन डिपॉजिट और क्लीन लोन कह सकते हैं आप, है ना। क्लीन डिपॉजिट मिल गया बैंक को, आरबीआई को क्लीन डिपॉजिट मिल गया है, और ये अनसिक्योर्ड होता है। एसडीएफ दिसंबर 2022 में कितना है, 6% है। कितना है एसडीएफ, 6% है। आरबीआई यूज इट एज एडिशनल टूल फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी फ्रॉम मार्केट विदाउट एनी कोलेट्रल। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिक्विडिटी मार्केट से सोखनी होगी, सोखना मतलब एब्जॉर्ब करना, शक कर लेना एक तरीके से ना, तो जब लिक्विडिटी को मार्केट से कम करना होगा एक तरीके से, और वो भी बिना किसी कोलेट्रल के, तो उस केस में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज करेगी, ठीक है। और एज पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विथ जो है रिप्लेस रिवर्स रेपो रेट। जो रिवर्स रेपो रेट है उस कॉन्सेप्ट को स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रिप्लेस कर देगा। मतलब जो समझ में आया है उसके हिसाब से आगे आने वाले समय में रेपो रेट तो होगा, लेकिन रिवर्स रेपो रेट नहीं रह जाएगा, उसकी जगह पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ही मेनली काम करेगी, ठीक है। अगर उसे यूज करना होगा किसका, बिना कोलेट्रल के, और अगर जो है कोलेट्रल सहित करना होगा तो रिवर्स रेपो का यूज करेगा। इन एलएएफ कॉरिडोर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में एसडीएफ अवेलेबल होगा सभी डेज पर वीक थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में हमेशा, यानी 24/7 एक तरीके से कह लीजिए, 365 दिन हर पूरे ईयर में हर दिन अवेलेबल रहेगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। तो एसडीएफ क्लियर हो गया फ्रेंड्स, जो है ये नया कॉन्सेप्ट है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्लियर हो गया कि बैंक क्या करेगा, बैंक के पास जो भी कैश होगा, रिजर्व मतलब जो है एक्सेस कैश जो भी होगा, वो आरबीआई के पास ले जा करके जमा कर देगा कि भाई हमारे पास कैश है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप ऐसा करो रख लो, और इसके बदले में हमको इंटरेस्ट देते रहो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगा बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हें इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, लेकिन कोई कोलेट्रल के चक्कर में ना पड़ना, तुम अपना कैश हम पर भरोसा करके दे जाओ, और जो है भरोसा रखो, हम देंगे तुम्हें लौटा के। लेकिन तुम ये कहो कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह तुम्हें देंगे, तो ये सब अब काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर ये इतनी बात आप याद रखो तो यही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है, ठीक है। अब अगर यहीं पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को दे दे, तो वो रिवर्स रेपो हो गया। यही सेम चीज़ अगर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो दैट इज रिवर्स रेपो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेपो की, ठीक है। रेपो रेट या रेपो है ना, रेपो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विथ अ प्रॉमिस टू रीपर्चेज, इसीलिए रीपर्चेज की वजह से ही रेपो बोलते हैं फ्रेंड्स, ओके। रेपो रीपर्चेज की वजह से रेपो बोलते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इज कॉल्ड रेपो। तो क्या है, यहाँ पर बैंक है, इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा, किसको बेच दिया, आरबीआई को, लेकिन ये प्रॉमिस किया है कि हम ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड 1 साल 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद हम आपसे खरीद लेंगे, ओवरनाइट जो भी हो इनके साथ हम खरीद लेंगे। तो अगर जो है ऐसा रीपर्चेज करने का प्रॉमिस हुआ है तो उसे रेपो कहते हैं। रेपो इज मोस्टली फॉर ओवरनाइट मीन्स मोस्टली ऑन डे, ठीक है। तो मतलब कहने का जो है, जो रेपो होती है मोस्टली ओवरनाइट के लिए जो है होती है। कहने मतलब जो है एक बैंक क्या करेगा, बैंक के पास कैश की कमी है तो वो रेपो ट्रांजैक्शन करेगा और बदले में एक दिन के लिए जो है पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले लेता है ओवरनाइट बेसिस के लिए, यही होता है ओवरनाइट के लिए, ठीक है। व्हेन आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंस टू बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी इट इज़ कॉल्ड रेपो और रेपो ट्रांजैक्शन। ये दूसरी लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस देता है बैंकों को, किसके अगेंस्ट में, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, तो उसे रेपो या रेपो ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इस तरीके से भी लैंग्वेज में पूछा जा रहा है कि व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड फाइनेंस टू बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज इट इज़ कॉल्ड, पहला रेपो ट्रांजैक्शन, दूसरा रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन, तीसरा एसडीएफ ट्रांजैक्शन, चौथा एमएसएफ ट्रांजैक्शन। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है किसके क्या जो है गिरवी रख करके, सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख करके, तो उसे हम रेपो या रेपो ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। रेपो ट्रांजैक्शन इंक्रीजेज द लिक्विडिटी इन मार्केट। जब भी रेपो ट्रांजैक्शन होगी तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये कैसे होगा, देखिए रिजर्व बैंक यहाँ पर बैंक है आपके पास में, बैंक ने क्या किया, बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी, उसको बेच दिया किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी और बदले में बैंकों को क्या दे दिया, कैश, नकदी,
अब बैंक के पास नकदी हो गई, अगर कैश हो गया, इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ गई। देखिए बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। ओके, क्लियर हो गई बात हमारी। ठीक है, शॉर्ट टर्म रेपो ट्रांजैक्शन उन्हें कहेंगे जो अप टू 1 ईयर होती हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ट्रांजैक्शन उन्हें कहते हैं जो 1 साल से 3 साल के लिए होती हैं। यहाँ कोई डाउट नहीं है। रिवर्स रेपो जस्ट उल्टा होता है। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई बैंक फ्रॉम आरबीआई विथ ए प्रॉमिस टू रीसेल आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। यहाँ पर क्या है, हियर इज योर बैंक, हियर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आपका बैंक है, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये क्या हो रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये तब होता है फ्रेंड जैसे बैंक के पास मान लीजिए एक्सेस कैश हो गया। तो एक्सेस कैश अगर हो जाता है तो बैंक अपने पास रखने से बजाय क्या करता है, वो आरबीआई को दे देता है। आरबीआई को दे देगा तो आरबीआई बदले में उसको इंटरेस्ट दे देगा, तो ये उसको फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो पैसा एक्सेस कैश होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने के दौरान बैंक क्या करता है, जब आप कैश दोगे आरबीआई को तो बदले में आरबीआई आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देता है। यानी कि एक तरीके से बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई कर लिया कैश दे करके, है ना। और बाद में वादा भी किया है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई से मैंने खरीदी इसको हम रीसेल कर देंगे। ओके, तो रीसेल कर देंगे आरबीआई को, और जो है जो भी हमारा इंटरेस्ट वगैरह होगा हम ले करके हट जाएंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसे रिवर्स रेपो कहते हैं। तो रिवर्स रेपो में क्या होता है, बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है। रेपो में क्या होता है, बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है। ओके ओके, तो रिवर्स रेपो में बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड हम उसको सेल कर देंगे। ओके, व्हेन बैंक डिपॉजिट एक्सेस कैश विद आरबीआई, जब भी एक्सेस कैश होता है बैंक के पास तो वो ले जा करके आरबीआई के पास जमा कर देता है विद द होप ऑफ गेटिंग इंटरेस्ट बाय परचेजिंग सिक्योरिटी, इट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। ओके, तो जब भी बैंक के पास एक्सेस कैश होता है तो वो उसे ले जा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर देता है इस उम्मीद में कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा, और जब भी ये एक्सेस कैश वहाँ जमा करेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बदले में परचेज कर लेता है। तो इसी ट्रांजैक्शन को ही हम रिवर्स रेपो कहते हैं। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन रिड्यूसेस लिक्विडिटी इन सिस्टम। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन जब होगी तो लिक्विडिटी घट जाएगी। कैसे घटेगी, देखिए ये बैंक है, बैंक के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए थे। अब क्या हुआ, 1 लाख रुपए बैंक ने ले जा करके आरबीआई के पास रख दिए। आरबीआई को ये 1 लाख रुपए दे दिए, बदले में आरबीआई ने इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी एक कागज़ दे दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, कोई पैसा थोड़ी होता है, वो कागज़ होता है। अब कागज़ आ गया तो पहले बैंक के पास 1 लाख रुपए थे, अब केवल कागज़ है, तो इसका मतलब लिक्विडिटी बैंक के पास घटी कि नहीं घटी। तो जब भी रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन होगी तो बैंक में लिक्विडिटी घटती है, बैंकिंग सिस्टम में या पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी घटती है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से हमने सारी बातें समझ ली हैं। लास्ट टॉपिक उठाते हैं इस लेक्चर का। लेक्चर थोड़ा बड़ा है बट हमने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट जो है पूरा कवर किया है, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, इफ़ अ बैंक इज अनेबल टू मेंटेन एसएलआर एंड हैज़ शॉर्टफॉल देन बैंक कैन अवेल सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल फ्रॉम आरबीआई एज एमएसएफ। ठीक है, तो जब भी बैंकों को एसएलआर मेंटेन करने में दिक्कत होने लगती है वहीं पर ही एमएसएफ का रोल आता है। मान लीजिए कभी बैंक, मैंने आपको बताया नहीं था कि अगर जो है एसएलआर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं जितना मेंटेन करना चाहिए, जैसे इस समय 18% है तो हमेशा हर दिन 18% रहना चाहिए। अगर नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो आपको बैंक रेट प्लस 3% देना होगा, और अगर ये शॉर्टफॉल अगले दिन भी कंटिन्यू रहती है तो बैंक रेट प्लस 5% आपको देना पड़ता है। ठीक है, पेनाल्टी के तौर पे। तो इस पेनाल्टी से बचने के लिए बैंकों को क्या ऑप्शन दिया गया कि अगर आप एसएलआर नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो आप ऐसा करो, एमएसएफ ले लो। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बैंक को अगर एसएलआर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है तो वो जो एनडीटीएल है उसका, बैंक का जितना भी एनडीटीएल है, मान लीजिए 100 रुपये है तो उसका 2%, जो भी बैंक का एनडीटीएल है 1 जनवरी 2022 से बैंक का जो भी एनडीटीएल है उसका 2% एमएसएफ के तौर पर ले सकता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर यूज कर सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स मेरे ख्याल से। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। अगर बैंक को एसएलआर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, ध्यान दीजिए, सीआरआर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है तो क्या एमएसएफ का कोई रोल होगा, नहीं होगा। अगर एसएलआर में आपकी शॉर्टेज हो रही है, आप एसएलआर नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो जो भी बैंक का एनडीटीएल है, आरबीआई कहता है जो भी आपका एनडीटीएल है उसका 2% जितना भी हुआ, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जो भी बनता है आपका, वो हमसे 2% आप ले जाइए और उस 2% से आप अपना एसएलआर पूरा कर लीजिए। तो ये जो 2% आपने लोन लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यही होती है। सारी चीज़ें फ्रेंड देखिए, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमने एक तरफ से कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, सब कुछ पढ़ा है। होप है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस मेहनत को थोड़ा सा लाइक वगैरह करके, है ना, लाइक शेयर और जो भी
XYZ जो भी काम होते हैं वो आप करिए, ठीक है। कमेंट्स वगैरह भी करिए, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं इम्प्रूवमेंट भी करूँगा, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।